एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने जो ग्राफ बनाया है, जरा इस ग्राफ को देखिए, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने फोर्स को प्लॉट किया है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और जो फोर्स का वेरिएशन है कुछ ऐसे आ रहा है। ये जो जगह है ना, इस डिस्टेंस को, जहां पर फोर्स सेचुरेटेड हो गया, इसको हम आर नॉट बोलते हैं। ये आर नॉट वही है जो इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन है। तो एज द मॉलिक्यूल व्हेन दे कम क्लोजर, व्हेन दे आर फार अपार्ट, जब एक दूसरे से दूर होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। एज दे कम क्लोजर, then attraction force increases, and then become maximum. और मैक्सिमम की जो कंडीशन होती है ना, ये सैचुरेशन होता है। यहाँ पे सैचुरेट हो गया, यानी कि फॉर दिस मच ऑफ द डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। ये जो जोन है, इसके लेफ्ट वाली, राइट वाली सॉरी, ये सर, ये अट्रैक्शन फोर्स का जोन है, और इसकी जो लेफ्ट वाली है, दिस वन, ये रिपल्शन फोर्स की जोन है। यानी कि आप ये मान के चलो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन ही है केवल, तो नॉट वेरीफाइड, ये बात पक्की नहीं है। यहां पर रिपल्शन हुई है। अट्रैक्शन कब तक है? जब तक डिस्टेंस आर नॉट है। जैसे ही मैं डिस्टेंस आर नॉट बिकम मैक्सिमम एंड सैचुरेटेड, और सैचुरेट हो जाता है, बट इफ distance between them further increases, ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस और डिक्रीज होती है, देन अट्रैक्शन फोर्स decreases and turn to positive, that is becomes repulsive, और ये रिपल्सिव हो जाता है। ये जो जोन है ये रिपल्सिव है। आप पूरी लास्ट यहां से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे, जी सर, वो सैचुरेटेड कि ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइनिंग दे रहे हैं। तो मैंने माना एक सिमेट्रिकल बिहेवियर है ऑब्जेक्ट में, ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज आर नॉट। किसी भी तरफ का डिस्टेंस बना लीजिए, आर नॉट मिलेगा। ये मॉलिक्यूल अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। तो मॉलिक्यूल अगर ये सॉलिड है तब तो ये फिक्स हो गए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए फ्री हैं, तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो सकती है बस, जहां पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम यानी कि इतना अट्रैक्शन, इतनी डिस्टेंस पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम होता है। अगर मैं इससे ज्यादा की डिस्टेंस कर दूं तो फोर्स अट्रैक्शन से टर्न होकर डिक्रीज होने लगेगा, और इससे कम की डिस्टेंस कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से डिक्रीज होने लगेगा, वो रिपल्शन में टर्न होने लगेगा। गॉट इट? तो ये जो जगह है ना, ये सैचुरेशन है। यहाँ पर इससे यानी कि इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस जगह पर है। ओके सर। अगर मैं मानकर चलूं, बिल्कुल आई बात समझ में, अब मैं मान के चलूं ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेट करेगा इधर से इधर, ये वाइब्रेट करेगा इधर से इधर। सर ये एक दूसरे के जोन में एंटर नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि जैसे ही वाइब्रेट करता हुआ ये मॉलिक्यूल इधर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस r नॉट से डिक्रीज हो गई, इस वाले मॉलिक्यूल का रिपल्शन इस पर लगेगा, इसे वापस फेंक देगा। ठीक, फिर ये इधर से वाइब्रेट करता हुआ इधर पहुंचेगा, और जैसे यहां पहुंचा, क्योंकि अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच की r नॉट की डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल यहां पहुंच रहा है, डिस्टेंस r नॉट से डिक्रीज हो रही है, अब इसका रिपल्शन इसे क्या करेगा, वो इसको वापस दे देगा, तो ये अपनी फिक्स पोजीशन पर इधर उधर एसोसिएट करेगा। यानी कि ऑल द मॉलिक्यूल्स in normal condition are in stable equilibrium. ये सारे के सारे जो है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज मूव ऑन बोथ साइड equally and periodically. इनका कोई ना कोई एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड होगा, इनकी अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, इसे मैंने कंप्रेस कर दिया, दिस इज कंप्रेशन फोर्स। तो व्हेन आई कंप्रेस इट, तो होगा क्या कि देन इंटरमॉलिक्यूलर distance decreases, so molecules repel each other. तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जनाब आपने तो इसे कंप्रेस कर दिया, ये कह रहा है ये कंप्रेशन फोर्स है। अगर कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर से अब ये रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन जो लगेगा ना सर, ये रिपल्शन फोर्स हो गया। अगर इसका नाम एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन लगेगा हर तरफ से, और इसी का नाम बाद में रीस्टोरिंग फोर्स रख दिया जाता है। ये जो फोर्स है इसका नाम डिफॉर्मिंग फोर्स रखा जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स को आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया मतलब आपने कहा कि उनके बीच में डिस्टेंस r नॉट से डिक्रीज कर दिया, यानी कि आप इस जोन में जाने लगे, और जैसे ही आप इस जोन में पहुंचोगे सर, फोर्स क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसी ग्राफ को दूसरी तरह से अगर मैं देखता हूं, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया और ऑब्जेक्ट रिस्टोर कर गई, इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। सो the property of the substance by which it can restore its shape and size after removal of deforming force is elasticity. हम इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कंप्रेशन लगाया, आप इसका रिवर्स कर लीजिए, आप इसको इलोंगेट कर दीजिए, आप इसे पकड़कर पुल कीजिए, आप इसे पकड़कर पुल करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन r नॉट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स r नॉट से इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। यानी कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है।
और ध्यान रखिए ये वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि आप एक मान के चलिए कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, तो जितनी देर तक आप फोर्स लगा रहोगे वो कंप्रेस रहेगा, और जैसे ही आपने अपना ग्रिप ऑफ फिंगर को रिलीज कर दिया, मान लीजिए मेरे हाथ में कॉस्को का बॉल था, ठीक है, लेके चल रहा हूं मैं कॉस्को, ठीक है, तो जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा वो तुरंत अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, मतलब अंदर से मॉलिक्यूल थ्रस्ट देंगे। इस बात का मतलब जब आप कंप्रेस कर रहे थे आपने एनर्जी स्टोर कर दी, जब आपने रिलीज करा वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, यानी कि आपके द्वारा किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी। अब जनाब अगर ये फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U इक्वल टू, जो मुझे याद आ रहा है, माइनस dF अपॉन dx। क्यों भाई? है ना, वर्क डन का नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये लिख, Yes, sir. ठीक है। अब ये माइनस आ गया। अब मैं इस ग्राफ को अगर देखूं तो मैं अब जो ग्राफ लेके चलूंगा, इसे मैं डिस्टेंस लेके चलता हूं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और मैंने यहाँ पे U को डेवलप किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो मतलब रिपल्शन और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। अब जरा गौर से देखो, मेरा ग्राफ जो था, ये मेरा ग्राफ है सर, इस जगह पर F की वैल्यू कांस्टेंट है, F कांस्टेंट, यानी कि R नॉट डिस्टेंस पर F कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं आपसे, यहां पर अगर मैं कहता हूं कि F कांस्टेंट हो गया तो DF जीरो हो गया, यानी कि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इसका जो ग्राफ बनता है मेरे लाल, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये जो डिस्टेंस है ये R नॉट, यहां पर फोर्स क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ये अट्रैक्टिव जोन है। जनाब ये रिपल्सिव जोन है। जो आपने ना बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ रखा है, वंडरवॉल फोर्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, आने वाले टाइम पर सब खत्म हो जाएगा, यूनिफाइड फोर्स रहेगा, और डेफिनेशन कुछ यहीं से दी जाएगी। ठीक, तो ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, और ये डिस्टेंस R नॉट है, जिसको आप इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हो। गॉट इट? क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द, सर हाँ जी, सर जब कोई फ्रैक्शनल चेंज इन मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड होता है स्ट्रेस। अभी मैं इस पर बात करूंगा। आपने ये जो फोर्स दिया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स था, ये रहा, इसके अंदर से जो डेवलप हुआ रिएक्शन, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स था। बेसिकली ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने के लिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये फोर्स नहीं हुआ तो वो शेप को रीगेन नहीं कर सकता। तो मान लीजिए मैं आपके पास में किले है, किले को लीजिए दबा दीजिए, क्या शेप रीगेन हो जाएगी? नहीं, यानी कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। इस बात का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं था कि जो बाकी ऑब्जेक्ट्स में है। तो इस तरह के दो तरह से सॉलिड को डिफाइन करोगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक तरह का सॉलिड हो जाता है आपका जिसको आप बोलते हो क्रिस्टलाइन, और दूसरा होता है अमार्फस। यहां से वो कैटेगरी शुरू हो जाती है। गॉट इट? स्ट्रेस क्या होता है? रिएक्शन फोर्स acting on per unit area, यानी कि स्ट्रेस, मैं इसे बाद में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसकी डिटेल अभी कर रहा हूं। दिस इज रिएक्शन फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप गौर से देखो तो ये प्रेशर का जैसा है, क्योंकि वहां पर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ा? ये रिएक्शन फोर्स है। तो रिएक्शन फोर्स, आप जिस चेयर पे बैठे हुए हो, आपने उस पर फोर्स दिया, वो एक्शन हो गया। उसकी जो सीट पड़ी हुई थी, है ना, वो सीट हल्की सी कंप्रेस हो गई। सोफे पे बैठे हुए हो, स्प्रिंग क्या हुआ? कंप्रेस होकर नीचे की तरफ चला गया, आप खड़े हो गए तो वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, ये स्ट्रेस है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स में दो तरह के मेजरमेंट होंगे जब आप उसकी ऊपर डिफॉर्मेशन लेकर आओगे। एक कितना स्ट्रेन हुआ, यानी कि कितना डिफॉर्म हो गया,
और उस स्ट्रेन को रीगेन करने के लिए इंटरनली कितना डेवलपमेंट हुआ, यानी कि स्ट्रेस कितना हुआ। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, उसको हम पास्कल लिखते हैं, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज प्रेशर। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा ml-1 t-2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को मेरे अकॉर्डिंग्स में 3 तरह से लेके चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नंबर 1 हम इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ये सारे पेजेस मैं आपके पास में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा बाद में। नंबर 1 इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इट मींस व्हेन deforming force is acting along the length of substance, then reaction force, ये भी क्या होगा, along the length, on per unit area। इसके 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है टेंसाइल स्ट्रेस। When length of the wire increases, तब आप इसको काउंट करेंगे। और नंबर बी होगा कंप्रेसिव। When a length decreases, ठीक है। तो 2 तरह के होंगे, और इसका मीनिंग वही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर्मूला वही रहेगा, रिएक्शन फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। ठीक है। नंबर 2 पर आप लेकर चलेंगे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। नंबर 2 पर आप लेकर चलेंगे, इसको आप कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। which act perpendicular to the surface, so volume of object changes। तो मान लीजिए आपके पास में ये बॉल है, और इसके ऊपर आपने ये फोर्स दिया। अब इस फोर्स का नाम फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब इसके अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये आप इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। ये जो रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको P लेके चलता हूं, दिस इज P, अप्लाइड वन इज P, तो रिएक्शन भी P ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे, क्योंकि अब ये डिफाइन कर रहे हो आप फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, तो स्केलर हो जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मान लीजिए P या dP, चेंज इन प्रेशर। ठीक है। और नंबर 3 आता है बच्चों shear stress, बड़ा इंपॉर्टेंट है। In this situation, when force is applied, then only the shape
of object changes. अब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक फाइनाइट थिकनेस है, यानी कि इसमें डिफरेंट लेयर हैं ऑब्जेक्ट के, ये लोअर लेयर है। मैंने किसी तरह से लोअर लेयर को फिक्स कर दिया और मैंने इसके अपर लोअर पे एक फोर्स लगाया। आप जरा गौर से देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ये फोर्स टेंजेंशियल है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स, एक काम कीजिए, इरेजर लीजिए, अपने कॉपी के पेज पर इरेज कीजिए। तो आप पता क्या करते हो, कॉपी के ऊपर पहले हाथ रखते हो, आपने कॉपी को फिक्स कर दिया, अब इरेजर से रब किया, है ना। तो आपने क्या करा, लोअर फेस फिक्स कर दी और उसके बाद में अपर सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया टेंजेंशियली। और यही एक रीजन है कि जैसे जैसे आप रेजर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते जाओगे ना, पेपर की जो थिकनेस होगी उस पर्टिकुलर प्लेस पे कम होती जाएगी, है ना। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, ये डिफाइन कर रही है शेयरिंग। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल हो गया, ये फिक्स हो गया। आपने जब, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है तो ब्लैक बोर्ड रब करने का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन आप अगर इसको देखो तो क्लास में जो बोर्ड लगे होते हैं, जब आपके टीचर उस बोर्ड को रब करते हैं तो इनर सरफेस इज फिक्स। आपने फोर्स लगाया कहाँ, अपर सरफेस पे, और जब आप अपर सरफेस पे लगा रहे हो तो आप मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर रहे हो। ये बात अलग है, वो मॉलिक्यूल वापस लौट आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि बोर्ड ना लंबे समय तक जब लगा रह जाता है तो बोर्ड पर से रबिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। यस सर। परेशानी होती है। मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए। आपके घर में ना पानी का एक पाइप होगा, है ना, जिससे आप अपने लॉन वगैरह में पानी लगाते हो। उसमें से वाटर जब फ्लो करता है ना, तो वाटर का प्रेशर इतना होता है कि वो इनर लेयर को आगे खींच कर लेके जाएगा, अपने साथ में शेयर लगाएगा। जब आप फ्लो पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ने में मिलेगा ये, तो वो क्या करेगा ना, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, और जब आगे की तरफ फोर्स लगाएगा ना तो मटेरियल शिफ्ट होने लगेगा। तो पाइप जो होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हल्का सा फाइन होने लगता है। तो आपने देखा होगा लंबे समय के बाद में पाइप में से लीकेज स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। ये यस सर। है ना। ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक, इस इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। यस सर। अब अगर मैं इसी को डिफाइन करूं, ये जब मैं इस शेयर को लेऊंगा, टेंजेंशियल फोर्स लगा, कहां लगा, अपर सरफेस पे। इफ एरिया ऑफ अपर सरफेस is A, then shear stress equal to F upon R। ठीक है, तो फोर्स जो आपने ऊपर लगाया ये, और एरिया कौन सी सरफेस का लोगे, केवल उस सरफेस का जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। इतनी बात क्लियर। इसी तरह से आप डिफाइन कर लेते हो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। So longitudinal strain, change in length upon original length। तो आप फॉर्मूला लेके चल सकते हैं स्मॉल एल अपॉन एल। नंबर 2 में आप पढ़ोगे वॉल्यूम स्ट्रेन, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में सर ऑब्जेक्ट क्या करेगी, अपनी पोजीशन से आगे डिस्प्लेस हो गई, ये वाली लेयर
मैं थोड़ी सी दूसरी कलर की इंक यूज करता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये वाली जो सरफेस है सर, ये आगे शिफ्ट हो गई, इट इज स्लाइटली शिफ्टिंग फॉरवर्ड, ये कुछ ऐसे हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही थी या क्यूबाइडल शेप जो दिख रही थी सर, वो कैसी हो गई, अब वो पैरेललोपाइड जैसा बन गया, है ना। थोड़ा सा एक बार और डायग्राम दिखा देता हूं, मेरे से थोड़ा बोला गड़बड़ हो गया। ये ऑब्जेक्ट है और इसकी अपर सरफेस पे मैंने फोर्स लगाया, तो अपर सरफेस थोड़ी सी शिफ्ट हुई आगे की तरफ। आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा बन गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑब्जेक्ट जो थी, जो पैरेललोपाइड शेप में थी, वो शिफ्ट होकर किस में आ गई। मैं इसी डायग्राम को क्लियर करके दोबारा बनाऊंगा ताकि आपके पास में नोट्स प्रॉपर भेज पाऊं। ये लोअर फेस है जिसे मैंने फिक्स कर दिया है, अपर फोर्स पे मैंने फोर्स अप्लाई किया F, ये टेंजेंशियल फोर्स है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में स्लाइट चेंज आया अपर फेस। अब मेरे ख्याल से ज्यादा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग और ड्राइंग दोनों खराब है। थीटा थीटा, तो नंबर 3 पे आप लेके चलोगे शियर स्ट्रेन और इसको हम लेके चलते हैं थीटा। और अगर मैं मान लूं ये लाइट साइड L है और पोजीशन में शिफ्ट x हुआ, तो थीटा इज मेजर्ड एज नियरली इक्वल टू tan थीटा इज नियरली इक्वल टू x अपॉन L। कितनी बात क्लियर, इतनी बात